नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। इंडिगो एयरलाइंस ने 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच उड़ान संकट से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। आर्थिक अपराध इकाई ने बालू और भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसटीएफ का किया गठन। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कल से जिला स्तर पर विभागीय योजनाओं की करेंगे समीक्षा। रोहतास से होगी शुरुआत। और आईपीएल की 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी में बिहार के 4 नए खिलाड़ी शामिल किए गए। अब समाचार विस्तार से। इंडिगो एयरलाइंस ने 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को विमानों के परिचालन बाधा से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। इंडिगो ने बताया कि यह मुआवजा यात्रा वाउचर के रूप में दिया जाएगा। इसका उपयोग अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है। एयरलाइन ने कहा कि सरकारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनिवार्य मुआवजे के अलावा इंडिगो उन यात्रियों को भी 5,000 से 10,000 रुपये तक का मुआवजा देगी जिनकी उड़ानें प्रस्थान से 24 घंटे के भीतर रद्द हो गई थीं। आर्थिक अपराध इकाई ने बालू और भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। इसका नेतृत्व डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों करेंगे। कार्यबल में एसपी स्तर के 1 और डीएसपी स्तर के 4 अधिकारियों के साथ साथ 5 पुलिस इंस्पेक्टर शामिल किए गए हैं। नवगठित एसटीएफ विभिन्न जिलों में बालू और भूमि के अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल करेगी। साथ ही ऐसे कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। पंचायती राज विभाग की योजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा बैठक की कल रोहतास से शुरुआत होगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि वे स्वयं हर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यालय और संबंधित जिलों के अधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मोतिहारी में पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जीविका समूह की महिलाओं के साथ संवाद कर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि से शुरू किए गए उनके रोजगार के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने केसरिया बौद्ध स्तूप परिसर में निर्माणाधीन कैफेटेरिया का भी जायजा लिया। मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। राज्यसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के अजय माकन ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और निर्वाचन आयोग को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान चुनाव सुधारों पर कभी विचार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह नहीं समझती कि वोट विश्वास और संबंधों के आधार पर मिलते हैं। श्री त्रिवेदी ने कहा कि भारत एकमात्र जीवंत लोकतंत्र है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान ही ईवीएम व्यवस्था शुरू की गई थी। राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज फिर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस पर चर्चा शुरू की थी। चर्चा का समापन करते हुए राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा जागृत करने वाला मंत्र है और यह देश की संस्कृति के साथ जुड़ने का अवसर भी देता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम सभी के लिए प्रेरणा का भावनात्मक स्रोत है और देश को एकता के साथ आगे बढ़ाने का मंत्र है। श्री नड्डा ने कहा कि यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में जल्द ही डिजिटल एड्रेस प्रणाली लागू की जाएगी। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों के जवाब में संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि यह एक एकीकृत प्रणाली होगी जिसमें कोई भी अपना पता डाल सकता है और उसे संशोधित कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पता प्रमाणिक होगा और उसे कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। श्री पेम्मासानी ने कहा कि इस प्रणाली में निजता का ध्यान रखा जाएगा और उपयोगकर्ता के पास इसका पूरा नियंत्रण होगा।
लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच करने वाली समिति का कार्यकाल 2026 के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई श्रम संहिता के अंतर्गत कारखाना मालिक श्रमिकों को 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर करेंगे और उन्हें केवल 8 घंटे का वेतन देंगे। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि अब प्रबंधन ही श्रमिकों के विश्राम समय का निर्धारण करेगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दोनों दावे झूठे हैं। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड BSFC की आधुनिक और पारदर्शी खाद्यान्न परिवहन प्रणाली की सराहना की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने निगम के GPS आधारित वाहन ट्रैकिंग और लोड मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरे देश में सर्वोत्तम और आदर्श मॉडल बताया है। IIT पटना में आज से 3 दिवसीय 14वें इंटर IIT टेक मीट की शुरुआत हुई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस मीट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि तकनीक आधारित विकास भारत की प्रगति की नई दिशा तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास ऐसे कई अवसर हैं जिससे देश वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना सकता है। इंटर IIT टेक मीट में देश भर के 23 IIT से आए छात्र और युवा शोधकर्ता शामिल हो रहे हैं। मीट में प्रतिभागियों ने रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी और उभरती तकनीकों से जुड़ी परियोजनाओं का प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों के स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को इंटर्नशिप करवाई जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल ने बताया कि लगभग 10 लाख विद्यार्थी एक साथ इंटर्नशिप करेंगे। इंटर्नशिप इस महीने से अगले वर्ष जनवरी महीने के बीच आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभिन्न उद्योग समूहों के साथ समझौता किया गया है। इधर मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत राज्य की 86 छात्राओं का इंटर्नशिप के लिए चयन हुआ है। इन सभी छात्राओं को तमिलनाडु में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इंटर्नशिप के लिए इंटर पास छात्राओं को 9,000 रूपये जबकि स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 11,000 रूपये सरकार की ओर से स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ ही इंटर्नशिप कराने वाली कंपनी इन छात्राओं को 13,480 रूपये मासिक स्टाइपेंड देगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी में बिहार के 4 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से भेजे गए लिस्ट के आधार पर इन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें तेज गेंदबाज साकिब हुसैन, मोहम्मद इजहार और साबिर खान के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज बिपिन सौरभ के नाम शामिल हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन कर लिया है। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि रंगदारी मांगने के आरोपी राकेश कुमार ने पुलिस को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी को गोली लगी है, जिसका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि मौके से एक देसी पिस्तौल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जो व्यक्ति राकेश है, जो उसके द्वारा धमकी दी गई थी और रंगदारी मांगी गई थी, वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस से फायरिंग किया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है और एक हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। अभी वो इलाजरत है, एम्स में भर्ती कराया गया है, परिवार को सूचित कर दिया गया है और जिसमें बाकी बचे हुए लोग हैं उन पे भी अब दबिश बनाई जा रही है और उन लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस से 13.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। किशनगंज सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा।
बिहार सरस मेले का आयोजन कल से पटना के गांधी मैदान में होगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मेले का उद्घाटन करेंगे। यह मेला 28 दिसंबर तक चलेगा। मेले में 25 राज्यों की आजीविका समूह से जुड़ी महिलाएं भाग लेंगी। मेले में हस्तशिल्प, लोक कला और देसी व्यंजनों को लेकर प्रदर्शनी से बिक्री स्टॉल लगाए जाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आज पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी पुनरीक्षित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग कर रहे थे। इधर पारा मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में पटना स्थित बिहार तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। रोहतास जिला पुलिस ने सिपाही चालक भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर परीक्षा केंद्र में घुसे सॉल्वर गैंग के एक सदस्य समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में एसटीएफ की टीम ने लगभग 21 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 2250 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद से पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने रेल संपत्ति चोरी करने वाले अंतर प्रांतीय गिरोह का खुलासा किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि गिरोह के 15 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से 3.5 करोड़ रुपए से अधिक के चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। सभी अपराधी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। मुंगेर जिले के दियाराबिंद टोली भेलवा में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। महिला और बाल विकास निगम द्वारा संचालित जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय विशेष अभियान के अंतिम दिन आज +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय सिमरी बख्तियारपुर में जागरूकता सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत पदाधिकारियों ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए शपथ ली। शेखपुरा नगर थाना में आज आम लोगों की शिकायतों के निष्पादन के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि जनता दरबार में 14 आवेदन मिले। साथ ही कई लोगों ने मौखिक रूप से भी अपनी समस्या रखी। जहानाबाद बुनियाद केंद्र में श्रम संसाधन विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए नियोजन सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडिगो एयरलाइंस ने 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच उड़ान संकट से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की। आर्थिक अपराध इकाई ने बालू और भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसटीएफ का किया गठन। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कल से जिला स्तर पर विभागीय योजनाओं की करेंगे समीक्षा। रोहतास से होगी शुरुआत। और आईपीएल की 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी में बिहार के 4 नए खिलाड़ी शामिल किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।